Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome back to my YouTube channel Education for Everyone. Friends, हमने लास्ट की वीडियोस में क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। उसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज ये उसका थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। आज यहाँ पे चैप्टर एंड अप हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपको पता ही है कि मैं आप सभी के लिए जनरल स्टडीज से रिलेटेड सारा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ आपको। सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स, वेदर इट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट कवर करता हूँ। और ये वीडियोस मेरी उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं जो यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, वेदर इट इज सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए या यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है, साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम्स के लिए और अदर ओपन एग्जाम्स के लिए वीडियोस हेल्पफुल हैं। और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो ये वीडियोस ऑलरेडी हेल्पफुल है, बिकॉज ये एनसीईआरटी से कवर अप है सारा। सो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। और ये वीडियोस मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, सो दैट किसी भी स्टूडेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट किए थे, राइट। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हमने न्यूक्लियस वगैरह पढ़ लिया था, है ना। सेल वॉल पढ़ लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे। गोल्गी अपैरेटस क्या है? द गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी, राइट। अब जो पहले, सबसे पहले जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, द पर्सन, हिज नेम इज कैमिलो गोल्गी, राइट। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, flattened sacs arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns, right. सो गोल्गी apparatus क्या है? ये एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है। वेसिकल्स क्या होते हैं? मतलब एक, ये देखिए आप पीछे, आपको बैकग्राउंड में दिख रही होगी, ये गोल्गी apparatus है। तो ये सैक्स है, जैसे बोरी टाइप के होते हैं ना, बैग्स टाइप के, तो बैग्स टाइप का ये सैक्स है, ठीक है, जहां से ये वेसिकल्स हैं, ठीक है। पाइपलाइन से एक तरह से आप समझ लीजिए, एक सिस्टम है जो अरेंज है अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ऑलमोस्ट पैरेलल है सब एक दूसरे से, राइट। और ये जो पैरेलल है एक दूसरे से स्टैक्स में, तो इस स्टैक्स को क्या कहा जाता है? सिस्टर्न्स, ठीक है। तो ये जो पैरेलल सिस्टम है इनका अरेंज्ड है जो पैरेलली, इस सिस्टम को, इस स्टैक को सिस्टर्न्स कहा जाता है, ओके। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, ओके। तो ये जो मेम्ब्रेन्स है, ये ज्यादातर क्या होती है? कनेक्शंस होते हैं इनके मेम्ब्रेन के साथ, और देयरफॉर ये क्या बनता है इससे? अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एक और पोर्शन बनता है इसका कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का, राइट। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने इससे पहले पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो वो भी एक सिस्टम था, राइट। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। नहीं, आप लास्ट वीडियोस को, आप आई बटन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और ये चैप्टर अच्छे से बिगिनिंग से समझ सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या है? द ईआर, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus, ओके ना। जो तो मटेरियल सिंथेसाइज होता है, राइट, जो मटेरियल बनता है ईआर के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वो पैकेज्ड होता है और डिस्पैच होता है, ठीक है, आगे ट्रांसपोर्ट होता है फर्दर टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल, ठीक है, दोनों जगह पे। सेल के बाहर भी कुछ रिक्वायरमेंट है, अंदर भी रिक्वायरमेंट है, तो वो आगे डिस्पैच हो जाता है किसके थ्रू? तो गोल्गी apparatus के थ्रू। तो गोल्गी apparatus क्या है? क्या बोलते हैं, आप समझ लीजिए, एक सिस्टम है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, राइट। इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है ये ध्यान दीजिएगा। स्टोरेज करना, ठीक है, मॉडिफिकेशन करना एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ये जो वेसिकल्स हैं, ठीक है, सैक है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्टोरेज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और पैकेजिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की। कौन से प्रोडक्ट्स की? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है, जिसमें प्रोटीन्स वगैरह थे, राइट, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह। सो इन सम केसेस
कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी apparatus। तो जब कभी कभी कॉम्प्लेक्स शुगर होता है राइट, तो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, बनाने के लिए कहाँ पे बनता है ये, गोल्गी apparatus में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes। अब Golgi apparatus का एक इन्वॉल्वमेंट किस में भी है, वो फॉर्मेशन करता है किसका, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये है गोल्गी, कैमिलो गोल्गी राइट, इन्होंने डिस्कवर किया था गोल्गी apparatus। गोल्गी, कैमिलो गोल्गी was born at Cortino near Brescia in 1843। ओके ठीक है, he studied medicine at the University of Pavia। After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of San Matteo। At that time, most of his investigations were concerned with the nervous system। In 1872, he accepted the post of Chief Medical Officer at the hospital for the chronically sick at Abbiategrasso। He then started his investigation into the nervous system in a little kitchen of his hospital, which he had converted into a laboratory. However, the work importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure। right, तो इन्होंने नर्व और सेल स्ट्रक्चर पे काफी अपना वो किया, इन्होंने मेथड्स वगैरह डिस्कवर किए लेबोरेटरी में। राइट, दिस मेथड इज रिफर्ड टू एज द ब्लैक रिएक्शन। और ये जो मेथड है, ठीक है, इसको ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। ओके, दिस मेथड यूजेस अ वीक सॉल्यूशन ऑफ अ सिल्वर नाइट्रेट and is particularly valuable in tracing the processes and most delicate ramifications of cells। ठीक है, all through his life he continued to work on these lines, modifying and improving this technique। Golgi received the highest honors and awards in recognition of his work। He shared the Nobel Prize in 1906। okay, उनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला, शेयर किया उन्होंने, मतलब और लोगों को भी मिला होगा इस फील्ड में। राइट, विद सैंटियागो रेमोनी कैजेल फॉर देयर वर्क। ठीक है, तो इनके साथ किया इन्होंने, इन दोनों को मिला साथ में, फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इन्होंने इनिशियली अपना नर्वस सिस्टम से स्टार्ट किया था। राइट, जो भी इनकी स्टडी वगैरह थी, उसका वर्क था, इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इनको नोबेल प्राइज मिला। नाउ लाइसोसोम्स, अब हमने देखा कि गोल्गी apparatus आल्सो help in formation of lysosomes। right, so what are lysosomes? Structurally lysosomes are membrane bound sacs। right, अब जैसे गोल्गी apparatus भी sacs थे राइट, लेकिन they were flattened sac। ठीक है, flattened थे sac, मतलब बोरे टाइप के, या कुछ जिसमें आप कुछ रख सकते हैं। राइट, बैगेजेस टाइप का। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं इनके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये याद रखना है। लाइसोसोम में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम क्या है, वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो आप इसको समझ लिए, ये रिसाइकिल बिन है। ठीक है, ये आप गार्बेज बिन समझ लीजिए इसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब डिस्पोज किया जाएगा। तो लाइसोसोम्स क्या है, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। अब कोई भी सेल के अंदर कुछ अगर कुछ फॉरेन मटेरियल आ गया है, या कुछ worn out सेल्स हैं या ऑर्गेनेल्स हैं जो अब काम के नहीं है या हार्मफुल है सेल के लिए, तो लाइसोसोम क्या करता है, उनको खत्म कर देता है। राइट, फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स। जो भी अगर कोई मटेरियल एंटर करता है सेल के अंदर, बैक्टीरिया या फूड, ठीक है, या कोई पुराना ऑर्गेनेल जो डेड हो चुका है, ठीक है, तो उसको खत्म कर देता है। ठीक है, विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ पे नीचे चला गया, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देता है ताकि आसानी से वो खत्म हो जाए। राइट, लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है ना, तो जैसे ये इनका काम क्या है कि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, जिससे कोई भी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी की वजह से केपेबल होता है लाइसोसोम ब्रेक डाउन करने के लिए मटेरियल्स को। ठीक है, सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल when the cell
gets damaged, lysosomes may burst and the enzyme digests their own cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags of the cell. ठीक है, तो ये लाइसोसोम है, इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है ना, कि ये अगर सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनल अगर वो काम नहीं कर रहा है या हार्मफुल है या कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब जो मेटाबॉलिज्म है वो सेल का खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है और सेल डैमेज हो चुका है, तो लाइसोसोम खुद को बर्स्ट कर लेता है, राइट। और जितना भी उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, एंजाइम समझ लीजिए कि वो पूरा जो भी पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल, उसको खत्म करके बहुत छोटे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देगा, तो वो पूरे पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, तो इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये पूरे सेल को ही खत्म कर देता है, कौन से, जो जो अब काम का नहीं है सेल, राइट, ठीक है, एक्टिव सेल्स को नहीं, जो अच्छे सेल है उनको नहीं, जो या तो जिनमें प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है, जिनका मोटा मेटाबॉलिज्म खत्म हो चुका है या हार्मफुल है उनके अंदर कुछ पार्टिकल्स, राइट। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे, सुना भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि पावर हाउस क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी स्टोर की जाती है, जनरेट होती है, राइट, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, सेल का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, ठीक है, टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती है इनके पास, जैसे आपने देखा सेल मेम्ब्रेन के पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो सेल वॉल, सॉरी, जो सेल होता है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो भी टू लेयर होती है। सेम न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है इसकी। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, पोरस क्या होती है, पोर्स होते हैं जिसमें छेद छेद होते हैं, राइट, जहां से इजीली सब्सटेंस एंटर या एग्जिट कर सके। द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और जो अंदर की होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही पीछे डायग्राम है, तो देखिए, ठीक है, तो अंदर वाली लेयर जो है डीपली फोल्डेड है, बाहर की जो लेयर है ये नॉर्मल है मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये ड्यूअल कवरिंग होती है इसकी। These folds increase surface area for ATP, generating chemical actions, right? The energy required for various chemical activities for life is released by mitochondria in the form of ATP. ATP क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब जो लाइफ के लिए सेल के अंदर, ठीक है, लाइफ के लिए जो भी चीज एसेंशियल है, ठीक है, एनर्जी एसेंशियल है, वो केमिकल एक्टिविटीज के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया वो जनरेट करता है वो एनर्जी, ठीक है, जो भी एनर्जी चाहिए किसी सेल को अपने सारे प्रोसेसेस करने के लिए, ठीक है, और लाइफ के लिए, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में करता है जनरेट, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट, ये याद रखना है आपको मॉलिक्यूल्स, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी। अब ये क्या है, इस फॉर्म में है एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, तो ये करेंसी है, राइट, जिससे हम क्या है, सेल को एनर्जी मिल रही है, ठीक है, तो इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी को ऑफ द सेल, ठीक है, किसकी एनर्जी करेंसी, सेल की। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, तो जो भी एनर्जी बॉडी यूज करती है, स्टोर्ड होती है वो किसमें, एटीपी में, और वो किस चीज के लिए यूज की जाती है, मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, नए केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, और साथ ही साथ मैकेनिकल वर्क करने के लिए, तो केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए और मैकेनिकल वर्क करने के लिए, इन चीजों के लिए एटीपी का यूज होता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब इनकी एक खासियत क्या है, ये बहुत आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हर किसी के पास अपना डीएनए नहीं होता ना, और वो तो माइटोकॉन्ड्रिया तो एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, तो न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमेटिन मटेरियल ब्रेक, जब सेल डिवाइड करता है, तो न्यूक्लियस जब ब्रेक करता है, डिवाइड करता है, तो उसके अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, राइट। लेकिन ये एक खास बात है माइटोकॉन्ड्रिया की, कि इस ऑर्गेनेल के पास, ठीक है, खुद का डीएनए होता है,
और राइबोसोम्स भी होते हैं। अभी तक आपने देखा था राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? ईआर के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ईआर के पास, कौन से ईआर के पास? स्मूथ या रफ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तभी तो रफ बोलते हैं उसको, कि उसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं बहुत सारे, तो इसलिए वो सरफेस रफ होता है, तो इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, राइट। तो सिमिलरली अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम्स भी है, और एक स्ट्रेंज थिंग है कि उसका खुद का डीएनए भी है उसके पास, ठीक है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद का भी प्रोटीन भी बना सकता है, राइट, एबिलिटी है उसके पास। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। नाउ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अब प्लास्टिड क्या होता है? ठीक है, आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्ट क्या है? प्लास्टिड हैं बेसिकली। आप किसी भी प्लांट को देखते हैं या उसकी लीफ को देखते हैं तो उनका कलर अलग अलग होता है किसी किसी का, राइट। मेजोरिटी तो ग्रीन कलर लीव्स होती हैं, लेकिन कुछ आप देखते हैं कभी कभी उसमें प्लांट्स पे अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है, ये लीव्स में कुछ डॉट्स होते हैं अलग अलग कलर के। सो ये होता किस वजह से? ये प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। और ये जो प्लास्टिड होते हैं सिर्फ ये प्लांट्स के पास होते हैं, ठीक है, याद रखिए, प्लांट्स प्लास्टिड, बिकॉज अब उनके अलग अलग कलर होते हैं, उनके लीव्स पे अलग अलग कलर्स होते हैं। तो प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। अब जनरली देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, राइट, जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, कलरफुल वाले। और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस समझ लीजिए आप, वाइट है, ठीक है। तो बेसिकली दो तरह के हो गए। बाकी कलर में आप अलग अलग प्लांट में अलग अलग लीफ के अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो कलर्ड में क्रोमोप्लास्ट में ही आ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो रेड हो, येलो हो या ग्रीन हो, राइट। ल्यूकोप्लास्ट जिनका कलरलेस होता है, वाइट होता है। तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अभी क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, क्रोमा आपको पता ही होगा, क्रोमा मतलब कलर, और यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, इसको ध्यान रखें, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? जो प्लांट के सेल के अंदर जो पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर देता है जो, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट देता है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, वो क्लोरोफिल होता है। तो वो पिगमेंट, उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है, समझ गए? वो क्रोमोप्लास्ट या वो कलर वाला प्लास्टिड जिसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन से कलर का पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर, याद रखना है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो लीफ को, प्लांट को ग्रीन कलर देता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो वो ग्रीन कलर पिगमेंट या वो ग्रीन कलर क्रोमोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, राइट। नाउ क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, बता दिया मैंने आपको। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कलर वाले, ठीक है, इनमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं, ठीक है, इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ साथ इनके पास येलो और ग्रीन, ओ सॉरी, येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं। Leucoplasts are primarily organelles in which material such as starch, oils and proteins granules are stored. ठीक है, समझ आया? तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट कौन से हो गए? वो प्लास्टिड हैं, वो सेल, वो प्राइमरी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जिनके पास कौन कौन से मटेरियल होते हैं? स्टार्च, ठीक है, ऑयल्स एंड प्रोटीन, ठीक है। जैसे ह्यूमन में स्टार्च होता है फैट की तरह से, राइट, तो वैसे स्टार्च प्लांट्स में होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज होता है ना जैसे, तो वैसे ही। तो स्टार्च होता है, ऑयल होता है, प्रोटीन ग्रेनुल्स होते हैं, स्टोर किसमें? ल्यूकोप्लास्ट में। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन layers embedded in a material called the stroma, राइट। अब जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किससे बना होता है? न्यूमरस मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन आप समझ चुके हैं ना, अभी तक हम कितनी बार मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेयर्स हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स हैं एम्बेडेड इन अ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल से एम्बेडेड होते हैं, एक के ऊपर एक लगी होती है लेयर्स, ठीक है। जैसे हम बेडशीट्स अगर एक के ऊपर एक बिछा दे तो वो समझ लीजिए, तो एम्बेडेड है एक के ऊपर एक न्यूमरस लेयर्स, तो उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा, ओके। These are similar to mitochondria
इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो बाहर से अगर देखा जाए तो प्लास्टिड का भी स्ट्रक्चर सेम ही होता है, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, ठीक है। These are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। किस किस के पास खुद के राइबोसोम्स और डीएनए था? एक तो इसके पास ही हो गया, ठीक है, प्लास्टिड के पास, ओके। दूसरा और किसके पास था? अभी हमने पीछे देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो इन दोनों के पास इनकी क्या स्पेशलिटी है दोनों की? ये दोनों स्पेशल ऑर्गेनल्स क्यों हैं? बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है, समझ आया? राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन्स बनाने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स, ठीक है। सैक मतलब एक, आप बोरा पता होगा ना आपको, बोरी होती है जो, तो बोरी समझ लीजिए आपको, तो वही है ये। तो ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होते हैं जो स्टोरेज सैक्स होते हैं, बोरियां होती है, ठीक है, एक या बैगिश टाइप के होते हैं। तो ये वैक्यूल्स क्या है? स्टोरेज सैक्स है फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए। तो वैक्यूल्स में सॉलिड और लिक्विड कंटेंट स्टोर किए जाते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स। अब ये ध्यान रखना है, वैक्यूल्स एनिमल सेल में छोटे साइज में होते हैं, वाइल प्लांट सेल में है वेरी लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। अब क्यों होते हैं? हर चीज का एक रीजन होता है, राइट। तो एनिमल में छोटे साइज के क्यों होते हैं, प्लांट में बड़े साइज के क्यों होते हैं? द सेंट्रल वैक्यूल और सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। इन प्लांट वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी रिजिडिटी टू द सेल। तो इनके अब क्यों होते हैं देखिए। अब प्लांट को, पहले प्लांट होता था उसको ट्री बनता है, ट्री बनना होता है, राइट। तो उसको स्टिफनेस चाहिए, उसको खड़ा रहना है, राइट, रिजिड रहना है उसको। तो प्लांट सेल में ऑलमोस्ट 50 to 90% जो होता है वो सेल वॉल्यूम क्या होता है उसमें? वैक्यूल्स का होता है, ठीक है। जो साइज होता है उनके एरिया कवर करते हैं। तो प्लांट में जो वैक्यूल्स होते हैं फुल ऑफ सेल सैप होते हैं, ठीक है। और वो सेल सैप क्या प्रोवाइड करते हैं? टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टफनेस प्रोवाइड करते हैं, रिजिड, ताकि वो खड़े रह सके प्लांट्स अपनी जगह पे, स्टिफ रह सके। Many substances of importance in the life of plant cell are stored in vacuoles. अब जो लाइफ के लिए सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट है प्लांट की, ठीक है, वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस कहाँ स्टोर्ड होते हैं? वैक्यूल्स में, क्योंकि नाम ही है, स्टोरेज सैक्स है, ठीक है, और वो सॉलिड और लिक्विड दोनों कंटेंट को स्टोर करते हैं। तो समझ गए? दीज इंक्लूड अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये सारे जरूरी चीजें हैं, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स, ओके। तो ऑलमोस्ट सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें लाइफ के लिए जरूरी है प्लांट के, वो सभी स्टोर होते हैं वैक्यूल्स में, ओके। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। अब अमीबा पता है आपको एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो जो अमीबा जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड टाइम्स दैट अमीबा हैज कंज्यूम्ड। मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट, अच्छा सॉरी, जो फूड वैक्यूल फूड आइटम कंटेन करता है अमीबा में, वो कहाँ होता है? सीधा कंज्यूम करता है, राइट, ठीक है, वो वहीं अंदर ही स्टोर रहता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell, ठीक है। अब कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। कि अगर ज्यादा हो चुका है सेल के अंदर कुछ वाटर या वेस्ट मटेरियल, तो वो एक्सपेल कर देता है, राइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ सेल डिवीजन। अब हमने सेल के बारे में पढ़ चुका है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुका है, उसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ चुका है, सेल ऑर्गेनेल्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और उनकी फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अब हम डिवीजन पढ़ेंगे कि हम देखिए, अब सेल क्या है? एक बेसिक वो है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइफ का। सेल जो होता है एक सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन उसी सेल से, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यूज बनते हैं, राइट, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से
ऑर्गन सिस्टम बनता है और पूरे ऑर्गन सिस्टम से मिला के एक बॉडी बनती है, राइट। तो अब जब सेल डिवाइड होगा तभी तो एक नई सेल बनेगी, राइट। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड dead and injured cells and to form gametes required for reproduction। तो समझ आ गया कि जो नए सेल्स हैं वो बनते हैं क्यों, किन चीज के लिए, ताकि ग्रो कर सकें वो, ठीक है, रिप्लेस कर सके पुराने वालों को, या जो डेड हो चुके हैं, ठीक है, या इंजर्ड हो चुके हैं सेल, उनको रिप्लेस कर सके, और साथ ही साथ गैमेट्स बना सके जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। गैमेट्स क्या हो गए, सेल डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होकर दूसरा सेल बनेगा, ठीक है, तो उसके जैसा ही बनेगा एक, तो उसके लिए गैमेट्स होते हैं, राइट, रिप्रोडक्शन के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब जिस प्रोसेस से एक नया सेल तैयार होता है उसे सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि डुप्लीकेसी होगी वहां पे डुप्लीकेट बनेगा, तो वो कैसे बनेगा, जब सेल डिवाइड होंगे, एक ही सेल से डिवीजन होगा तब एक और नया सेल बनेगा, ठीक है। तो ब्रेक होते हैं वो, अलग होके तब बनते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब ये याद रखना है आपको, दो तरीके से सेल डिवीजन होता है। जो फर्स्ट वन इज माइटोसिस, माइटोसिस, राइट, याद रखना है, एंड द सेकेंड इज मियोसिस। तो सेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आर देयर, टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। The process of cell division by which most of the cells divide for is called mitosis, ठीक है। तो जो जिस प्रोसेस से ज्यादातर सभी सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है, नया सेल फॉर्म करने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइटोसिस, ठीक है। तो दिस माइटोसिस फर्स्ट वन, ये है मेजर वाला, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिससे सेल डिवाइड होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, ठीक है, जो हर सेल होता है उसको मदर सेल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उससे एक नया सेल बनेगा, तो जिससे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो मदर सेल कहलाता है। टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, और उससे क्या बनाते हैं वो, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो बनेंगे फर्दर मल्टीप्लाई होके, उनको डॉटर सेल्स कहा जाता है, राइट। वो दो होते हैं आइडेंटिकल, ठीक है। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल, ठीक है, हमने क्रोमोसोम पढ़ा पीछे, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोसोम होता क्या है, जिसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है ना, डीएनए से फर्दर आगे जिससे जीन्स आते हैं, राइट, फर्दर मतलब नेक्स्ट जनरेशन में। तो जब सेल डिवाइड होता है, नई नेक्स्ट जनरेशन बनती है, तो क्रोमोसोम ही डीएनए का काम करता है उस टाइम, जब फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के लिए, राइट, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के लिए, ट्रेट्स वगैरह के लिए, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं। तो जो डॉटर सेल्स होंगे उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने मदर सेल के पास होते हैं, किस प्रोसेस में, माइटोसिस में। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या हेल्प करता है ये, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, या टिश्यू होते हैं जो एनिमल के अंदर या प्लांट में डिवाइड करते हैं, डिवाइड होते हैं क्या बनाने के लिए, गैमेट्स, ठीक है, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स। जो ये गैमेट होते हैं, जब ये फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद इन्हीं से क्या बनते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब नया जो फर्दर जनरेशन तैयार बनती है, या जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बनता है जो, दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। अब एक और ये किस प्रोसेस से बनते हैं फर्दर, मियोसिस से, विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिविजन। अब आपने माइटोसिस में देखा एक सिंगल डिवीजन होता है, राइट। अब इस मियोसिस में इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है कि वो जो दो, वो क्या बोलते हैं, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बने हैं, वो फर्दर डिवाइड करते हैं टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स में, उनके दो अलग कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस फोर न्यू सेल, ठीक है। तो जब मियोसिस होता है तो ये जब डिवाइड होता है इसमें सेल, तो इसमें चार नए सेल्स बनते हैं, ओके। जैसे माइटोसिस में दो नए सेल बनते थे, यहाँ पे चार नए सेल बनते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट टू, ओके। The new cells only have half the number of chromosomes than that of the mother cells, ठीक है। और जो नए सेल बनते हैं मियोसिस में, उनके पास
हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, फुल नहीं होते हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते मदर सेल के बराबर। क्यों नहीं होते? सिंपल है यार, आप समझिए, बेसिक चीज है कि जब फर्दर उनसे वो डिवाइड हो रहे हैं, टू कंसेक्यूटिव डिवीजन हो रहे हैं, तो वो फर्दर जो क्रोमोसोम है वो भी तो डिवाइड होंगे, ठीक है। एक क्रोमोसोम अब अलग से मल्टीप्लाई होकर दूसरे के पास जाएगा, ठीक है, डिवाइड होगा तो दो, एक जो क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। ऊपर वाले प्रोसेस में, माइटोसिस में, सिर्फ एक सेल से डिवीजन हो रहा था, तो इक्वल क्रोमोसोम्स थे दोनों आइडेंटिकल डॉटर सेल में। लेकिन मियोसिस में वो 2 टाइम्स कंसेक्यूटिव डिवीजन हो रहा है, तो वो क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, ठीक है। अब ये माइटोसिस है, देखिए ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है उसका, ये न्यूक्लियस अब धीरे 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 एक दूसरे से अलग होगा और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा फिर, और ये 2 डॉटर सेल बन गए, राइट। दिस वन वाज मदर सेल, दिस इज माइटोसिस। इसमें ये क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें डुप्लीकेट हो जाते हैं, राइट, ठीक है। ये आपको ज्यादा टर्म्स की जरूरत नहीं पड़ने की। तो यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, राइट, डॉटर सेल्स ऑफ माइटोसिस। जब सेल डिवाइड हो जाता है, जो हमने पीछे देखा, ये डिवाइड हो गया सेल, ये 2 डॉटर सेल बन चुकी है। तो इनके पास सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, सिमिलर टू मदर सेल्स। लेकिन मियोसिस में, ठीक है, जब ये डिवाइड होता है, ये दो यहाँ पे डिवाइड हुए, फर्दर 2 टाइम्स डिवीजन हो रहा है, हमने देखा ना, 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन हो रहे हैं, तो अब ये दोबारा फर्दर डिवाइड होगा, तो इसके जो क्रोमोसोम्स है ये हाफ हो जाएंगे, यहाँ पे इसके भी हाफ हो जाएंगे। तो इसलिए डॉटर सेल्स के जो मियोसिस प्रोसेस में डॉटर सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं, राइट, और यहाँ पे इक्वल होते हैं, इक्वल क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये देखिए, ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। हमने आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, राइट। हमने देखा प्लांट सेल, एनिमल सेल। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी हो, किसी भी टाइप का सेल हो, दे आर, चाहे वो किसी भी शेप का हो, साइज का हो, स्ट्रक्चर कैसा भी हो, बट दे हैव ऑलमोस्ट सेम सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सबके पास ऑलमोस्ट सेम सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ये हमने शुरू में पढ़ा था सबसे पहले, फिर धीरे धीरे में पता चला कि प्लांट सेल में एक एडिशनल चीज होती है, सेल वॉल, ठीक है, ये बाहर जो दीवार है, सेल वॉल बोलते हैं उसको, ठीक है। क्यों होती है ये? बिकॉज आपको पता है प्लांट्स को टफनेस चाहिए, रिजिडिटी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको खड़ा रहना होता है, स्ट्रेट रहना होता है, काफी हाइट तक बढ़ना होता है, तो उनको टफनेस चाहिए। तो ये एक एडिशनल है उनके पास, राइट, सेल वॉल कहते हैं दीवार सेल की, राइट। उसके बाद आगे अगर देखेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, वो सिमिलर प्लांट एनिमल सेल में भी सेम वही होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ड्यूअल लेयर होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है। अब आगे अंदर चले सेल के अंदर, तो ये न्यूक्लियस है, सेम यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, राइट। ये अंदर उसके देखेंगे अगर हम, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जब वो ब्रेक होता है तब दिखाई देते हैं, राइट। अदरवाइज जब ब्रेक नहीं होता तो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, जो फर्दर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रेड्स वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो आते हैं उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो आगे फिर हमने देखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा हमने, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, जो एक सिस्टम होता है, राइट, जिसमें 2 तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली नॉर्मल होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, जिससे वो स्ट्रक्चर थोड़ा रफ लगता है, ठीक है, तो रफ इसलिए कहा जाता है। हमने देखा जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेम यहाँ पे भी है, इसके अंदर जितने भी ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जिसके अंदर भी ये है, ये पूरा इनको किसने एनगल्फ कर रखा है अपने अंदर, इसको क्या बोलते हैं, टाइप सब्सटेंस के अंदर एनगल्फ है ये, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म क्या है, प्लाज्मा टाइप है, ठीक है, जिसमें ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स एनगल्फ्ड हैं, ठीक है ना। अब हमने देखा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या उसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेम्ब्रेन क्या काम करती है, सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब परमेबल तभी है जब उसके अंदर एंटर तभी कर सकता है कोई, या एग्जिट तभी कर सकता है जब वो मेम्ब्रेन चाहे, राइट।
तो इसमें क्या हेल्प होती है कि सेल प्रोटेक्टेड रहता है, बाहर से कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस अंदर एंटर नहीं कर सकता और अंदर का कोई सब्सटेंस बाहर नहीं जा सकता जब तक कि सेल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन चाहे ना, राइट। बाकी हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स देखे, मैंने आपको समझा दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। लास्ट की दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से सारे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के बारे में फंडामेंटल बेसिक्स वगैरह सब समझ आ जाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये जो मैं भी इतनी सारी आपको हेल्पफुल नॉलेज दे रहा हूँ आपको, ये आप तो अवेल ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ जिनको और जो एस्पिरेंट्स है या स्टूडेंट्स हैं उनके भी काम आए ये वीडियोस, ठीक है। तो ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, सो दैट आप आगे भी हमारे वीडियोस आती रहेंगी चैनल में, तो आप उन वीडियोस से बेनिफिट ले सकें। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारी फैमिली बढ़ सके, ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट मेरे को और मोटिवेशन मिले। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, सो दैट मुझे पता चले कि आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए, क्या नया टॉपिक पे कंटेंट चाहिए, आपकी स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट होती है कंटेंट पे, जरूर मेरे को लिंक सॉरी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा अगर उस स्पेसिफिक कंटेंट में वीडियो बनाने की, ठीक है फ्रेंड्स। लर्न एंड हेल्प अदर्स टू लर्न, खुद भी सीखिए और औरों की भी हेल्प कीजिए सीखने में। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू माई चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन। आज ही चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है, क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लेके आऊंगा, उसमें नया कंटेंट नया टॉपिक के साथ, ठीक है। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योर फैमिली।